गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम एनपीओ चैप्टर जो है आपका 12th अकाउंटेंसी का उसका थ्योरी देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक जिसका एम होता है प्रॉफिट कमाना, और दूसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एनजीओ होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होते हैं, उनका मेन एम जो होता है वो होता है चीज़ों को सेल करना, लोगों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो सोशल सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसको हम आम भाषा में एनजीओ बोलते हैं। कोई ट्रस्ट हो गया, कोई सोसाइटी हो गई, वो इस प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। These organizations are established to render the services to the members or to the society without any intention of earning profit. Means इनका कोई भी इंटेंशन या एम या उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स क्लब, एटसेट्रा। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि एंटिटी ये एक सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब इसके मेंबर्स अलग होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है। इसका एक नाम होता है जिसके हिसाब से ये काम करती है। ऑनरशिप, इसकी ऑनरशिप जो होती है, जो ट्रस्ट या सोसाइटी उसको रन करती है, वो उसकी ऑनर होती है। इसका पर्पस जो होता है वो होता है सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना। जो भी सोशल नीड्स होती है या सोसाइटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पूरा करने का काम एनजीओ करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट, इनका मेन उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। देयर मेन एम इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। इनका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को सुविधा पहुंचे, भूखे को खाना मिले, बीमार को दवाई या इलाज मिले, वो भी अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। वो इनका उद्देश्य होता है। मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो या तो कोई ट्रस्टीज जो होते हैं या कमिटी मेंबर्स जो होते हैं, उनमें से चुनाव होकर वो लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं। फंड्स, दे रेज द फंड फ्रॉम मेंबर्स और डोनर्स। जो भी इसके सदस्य होते हैं वो सभी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे को, या फिर कोई दानदाता होते हैं उनसे भी ये पैसा कलेक्ट करते हैं। सरप्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स। नॉर्मली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज एडेड टू द कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। मतलब कैपिटल ऑनर की होती है और प्रॉफिट भी ऑनर को ही दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, जो भी सरप्लस होता है, सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको यहाँ पर बोलते हैं हम सरप्लस। तो जो भी सरप्लस अमाउंट होती है इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर ऑनर को नहीं देते हैं, मतलब मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इसमें जो मेन अकाउंट बनाए जाते हैं वो होते हैं, एक तो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक जो होता है वो होता है बैलेंस शीट। ठीक है। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही अकाउंट्स इसमें भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये अकाउंट इसमें डिफरेंट होते हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम, देखिए जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आपने देखा होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होती है? केवल सेल्स। जितना भी वो सेल्स करते हैं वो ही उनकी इनकम का सोर्स होता है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट में लिखते हैं। इस तरीके से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर सेल्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो सेल्स अगर नहीं होता है तो यहाँ पर सेल्स की जगह हमको क्या करना है? पैसा कहाँ से आएगा?
तो मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो सेल्स नहीं होती है, मेंबर्स से पैसा कलेक्ट किया जाता है या फिर लोगों से दान लिया जाता है। तो देखिएगा इनकी सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनकम के जो सोर्स होते हैं, एक तो होता है सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मतलब जो भी इसमें मेंबर बनना चाहते हैं वो सभी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को। ये एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, या और कोई फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। एंट्रेंस फी, जब भी कोई नया मेंबर ऐड होता है, एंट्री लेता है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन फीस या एंट्री फीस भी देना होती है, जिसको हम रजिस्ट्रेशन फीस या एंट्रेंस फीस बोलते हैं। लेगेसी का मतलब डोनेशन होता है जो कि किसी व्यक्ति के डेथ होने के बाद में मिलता है, जिसको आप वसीयत के नाम से भी जानते हैं। सो एनी मनी विच इज रिसीव्ड एट विल, दैट इज कंसिडर्ड एज लेगेसी। तो लेगेसी जो होती है वो डोनेशन ही होता है, लेकिन ये कब मिलता है आपको? डेथ होने के बाद में, डोनर की डेथ होने के बाद में। डोनेशन या चैरिटी, डोनेशन मतलब जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम द मेंबर्स, उसको हम बोलते हैं डोनेशन, दान या चैरिटी। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर हमारे पास कोई न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन्स वगैरह आती है, उसको अगर हम बेचते हैं तो उससे भी हमारे पास पैसा आता है। इंडोमेंट फंड, ये एक रेगुलर मींस इनकम का सोर्स होता है। जब भी फंड बचते हैं या कोई भी पैसा आता है तो उसको इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये भी एक सोर्स हो जाता है जब इसको यूज किया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी, कई मेंबर्स एनुअल फीस देते हैं या मंथली फीस देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं इन लमसम, मतलब लार्ज अमाउंट, जिसको हम लाइफ मेंबरशिप भी बोलते हैं। ऐसे मेंबर्स को बार बार एनुअल फीस देने का काम नहीं पड़ता है, तो ये लाइफ टाइम के लिए मेंबर्स बन जाते हैं और इनको कोई भी फीस वापस से नहीं देना होती है। गवर्नमेंट ग्रांट, कई बार गवर्नमेंट भी इन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट्स देती है। ग्रांट का मतलब होता है एड या सहायता। जैसे नगर पालिका है या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एक एनजीओ को या कुछ एनजीओ को अच्छा काम करने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए या लोगों को ज्यादा हेल्प मिले, ज्यादा सुविधाएं मिले, इसलिए सहायता करती है। तो ये भी इनकी सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में एक जैसे होते हैं। जैसे सैलरी, वेजेस सभी को देना होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर लाइट यूज करेंगे तो उसका चार्ज लगेगा। टेलीफोन चार्जेस देना ही पड़ता है सभी को। न्यूज़पेपर अगर खरीदा है तो फ्री में नहीं आएगा, उसका एग्जाम्पल मतलब एक्सपेंसेस देना पड़ता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी देना पड़ते हैं। पोस्टेज, रिपेयर्स, इंटरेस्ट, ऑनोरेरियम, ये एक नया एक्सपेंडिचर है इनके लिए। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कई बार कुछ कैंप्स वगैरह लगाते हैं। तो इन कैंप्स में जो है वो हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को इनवाइट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर्स के लिए या किसी पेशेंट्स के लिए कैंप लगाया है तो डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे। अब वो डॉक्टर्स जो आएंगे वो सैलरी तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ कुछ उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, तो वो हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए दे रहे हैं। it is given in respect of their services, so it cannot be considered as salary। उसको हम सैलरी नहीं बोल सकते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। any amount which is given in respect of the services provided by the respected people। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहली चीज दे रखी है सब्सक्रिप्शन। ये एक मेंबरशिप फीस होती है जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पे करते हैं। नॉर्मली ये एनुअली ही पे की जाती है। इसके बाद बात करें हम डोनेशन का, तो डोनेशन का मतलब होता है एक वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन होता है जो या तो सोसाइटी या फिर मेंबर्स देते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्पेसिफिक डोनेशन और दूसरा होता है इसमें जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है अगर कोई डोनेशन रिसीव्ड हुआ है लेकिन उसके साथ में आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है कि भाई ये पैसा आपको केवल इसी काम के लिए यूज करना है, तो वो आपकी इनकम नहीं हो जाती है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी हो जाती है। मतलब स्पेसिफिक डोनेशन जो होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए हमको इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आपको किसी ने डोनेशन दिया है, so it is a capital receipt and it will be shown as a liability। जनरल डोनेशन, अगर आपने
कोई डोनेशन रिसीव्ड किया है जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जनरल डोनेशन। देखिए जैसे आपको पेरेंट अगर पैसे देते हैं, अगर मान लो कि आपको 100 रुपीज दिया, ठीक है, तो आप इसको खर्च कर सकते हैं, ये आपको जनरली पैसा दिया है, कुछ भी बोला नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके लिए जनरल। लेकिन अगर आपको 100 रुपए दे के और बोले कि मार्केट से आपको ये सामान लेकर आना है, तो कोई सामान के लिए अगर आपको कुछ दिया है फॉर एनी गुड्स और आर्टिकल, तो ये आपकी इनकम नहीं हो जाती है, ये 100 रुपीज जो है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी हो जाती है। तो ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए दिए हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। लिगेसी, मैंने आपको बताया कि जो डोनेशन होता है, अगर कोई पर्सन जिंदा है और अभी दे देता है डोनेशन, तो वो डोनेशन में आ जाता है। और लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। अगर कोई आदमी अपने मरने के बाद अपनी इच्छाएं जाहिर कर देता है पहले से ही लिखकर कि मुझे मेरे मरने के बाद में ये पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन को या सोसाइटी को दान कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं लेगेसी। लाइफ मेंबरशिप फी, अगर कोई पर्सन एक साथ पैसा देना चाहता है लाइफ मेंबरशिप के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ये कैपिटल रिसीट होती है, मतलब ये हमारी इनकम नहीं होती है, लाइबिलिटी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एंट्रेंस फीस, जब भी कोई रेगुलर मेंबर अगर पैसा देता है तो उससे सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस ली जाती है। लेकिन अगर कोई नया मेंबर फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एंट्री लेता है, तो उससे हम एंट्री फीस या रजिस्ट्रेशन फीस भी लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेंबरशिप फीस 1,000 रुपए है, मतलब हर आदमी 1,000 रुपए देगा। लेकिन जैसे ही कोई नया पर्सन आता है तो उससे 100 रुपीज हम रजिस्ट्रेशन के नाम से अलग से ले लेते हैं। सो दिस रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल बी टेकन अप ओनली वंस। ये 100 रुपए केवल एक ही बार लिए जाएंगे नए मेंबर से। बाद में वो पुराना मेंबर हो जाएगा, मतलब उसको केवल 1,000 रुपए या जो भी उसका चार्जेस है वो देना पड़ेगा एनुअली। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अगर कोई पुरानी एसेट्स बिकती है, बेचना पड़ती है, खराब हो गई है, ऑब्सोलेट हो गई है, तो उसको बेचने से जो भी पैसा आता है, अगर मान लो कि उसकी वैल्यू 0 है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। नहीं तो फिर उसको असेट्स अकाउंट में एडजस्ट करके केवल प्रॉफिट लॉस को हम यहाँ पर देखते हैं। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये हमारे लिए इनकम ही होती है, क्योंकि आप फ्रेश पेपर्स को बेच रहे हैं तो ये रेकरिंग नेचर की हो जाती है। स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है जो आपने यूज कर लिए हैं और उसको अगर हम सेल करते हैं तो वो आपकी इनकम हो जाती है। पेमेंट्स ऑफ ऑनोरेरियम, अभी हाल मैंने आपको बताया कि ऑनोरेरियम क्या होता है। ऑनोरेरियम का मतलब होता है इट इज एन अमाउंट विच इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज गिवन बाय द नोन पर्सन। ठीक है, तो ये एक तरीके से सैलरी ही होता है या रेम्यूनरेशन होता है, लेकिन इसको हम सैलरी का नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एंडोमेंट फंड एक रेगुलर इनकम का सोर्स होता है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगर आपको दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक को हम प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, किसी भी चीज का अगर दे रखा है। गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। अगर सरकार को लगता है कि बहुत ही अच्छी सर्विसेज कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए थी, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करता है कि खुद ही अपनी तरफ से कुछ दान या कुछ पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। तो स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट ग्रांट फॉर देयर एक्टिविटीज। द recurring grant in the form of maintenance grant is treated as revenue. स्पेसिफिक फंड्स, अगर कोई स्पेसिफिक फंड किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए मिलता है तो वो हमारी इनकम नहीं होती है। उस फंड में से हम कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। के बाद आता है इसमें अकाउंट्स के रिकॉर्ड कौन से बनाने होते हैं। देखिए नॉर्मली अकाउंट्स जो होते हैं वो उसी तरीके से मेंटेन्ड होते हैं जैसा आपने 11th में पढ़ा है। जर्नल बनती है, जर्नल के बाद में लेजर अकाउंट बनते हैं, लेजर अकाउंट के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस आते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग मेथड चेंज हो जाती है। तो अकाउंट्स बनाने में स्टार्टिंग जो प्राइमरी अकाउंट्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं, भले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद में बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर बनाना होती है बैलेंस शीट। तो ये तीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमको बनाना होते हैं इसमें।